हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो अपना चैप्टर रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली है क्या? देखो, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन किस किस चीज़ों की स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं अपन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आएगी, हम रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की का भी हम कहाँ केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, अब रिएक्शन की स्पीड क्या है, रेट क्या है, उसके बेस पे हमने क्या कर रखा है, रिएक्शन को हमने टाइप बना रखे हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने तीन रिएक्शनें बना रखी है, फास्ट रिएक्शन, मीडियम रिएक्शन जिसको हम मॉडरेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और थर्ड वन अपना वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं इसके अंदर फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस को बोलते हैं? देखो, ऐसी रिएक्शन जो फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए, है ना, सॉरी फ्यू सेकंड नहीं बोलूंगा, फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना। बहुत कम टाइम लगता है, सेकंड का भी बहुत हिस्सा लगता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो फास्ट रिएक्शंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स क्या आते हैं? एग्जांपल्स आते हैं आयनिक रिएक्शंस के। ठीक है ना। ऐसी रिएक्शंस जो किन के बीच में होती है, आयंस के बीच में होती है, तो वो वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है ना। उसमें सेकंड का भी बहुत कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा में रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट ही हो जाती है। और एसिड बेस्ड जो रिएक्शंस होती है वो भी किस में आती है, इसी कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने क्या करा, NaCl की रिएक्शन कराई किसके साथ में, AgNO3 के साथ। तो जैसे ही आप NaCl को AgNO3 के साथ मिक्स करोगे, मिक्स करते ही क्या बन जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, NaNO3। तो AgCl क्या क्या बन जाती है, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में लिख रहे हैं, फास्ट रिएक्शन में। सेकंड हमारी कैटेगरी है मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो जो मॉडरेट रिएक्शन होती है, इस मॉडरेट रिएक्शन में हम किसको देखते हैं, मॉडरेट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? देखो, जो मॉडरेट रिएक्शन होती है ना, ये इसको होने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, कुछ मिनट्स लग सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कंप्लीटेड इन कंप्लीटेड इन फ्यू सेकेंड्स, और क्या बोल सकता हूँ, और बोल सकता हूँ और मिनट्स। तो जो कुछ सेकेंड और मिनट लेते हैं कंप्लीट होने में, उसको हम मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में लेते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है ना। इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसको बोल रहे हैं हम, सुक्रोज को बोल रहे हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस जैसे C12H22O11, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्रेक होगा किसके अंदर, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो यूनिट बन जाएगी आपकी ग्लूकोज की, और एक बन जाएगी आपकी फ्रक्टोज की। ठीक है। तो ये इस टाइप की जो रिएक्शंस है वो मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। ठीक है। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर। थर्ड वन है अपना थर्ड वन है अपना वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में कौन आएगी, है ना, इसको कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंप्लीटेड इन मंथ्स और ईयर्स। ठीक है ना, सालों भी लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में।
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके एग्जाम्पल होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसी का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डिके की रिएक्शन है, उसमें भी हजारों साल लगते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल, अब आपको ही पता है कि बायोफ्यूल है एक दिन में तो बना नहीं है, 20-25-100 साल में तो बना नहीं है ना, लाखों साल लग जाते हैं बायोफ्यूल, कोयला पेट्रोलियम बनने में, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या चीज़ होती है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि अ, कितना आपका जो रिएक्टेंट है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है रेट कि कितना आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी चेंज हो रही है, किसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the the change in the change in concentration of concentration of reactant reactant और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आपको क्या लिखना है, रेट लिखना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रेट इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस कॉन्सेंट्रेशन चेंज कराना है किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा, देखो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, मान लेते हैं इधर तो ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर ले लेते हैं टाइम, इनके बीच में अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज क्या बताती है ना, ये चीज ये बताती है कि मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितनी है, C1, ठीक है, आपको इस वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाते हो, ये पॉइंट आ गया C1, इस पॉइंट पे आप देखते हो तो मान लो ये कितना आता है पॉइंट C2, इसको अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ ले जाओगे, ये टाइम क्या हो जाएगा T1, ये टाइम क्या हो जाएगा T2, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, C1 से लेके C2 तक का चेंज आ रहा है, और टाइम में कितना चेंज हो रहा है, T2 से T1 का चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेशन C1 थी, बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, C2 हो गई, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, बाद की कॉन्सेंट्रेशन रेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू बाद की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है T2, पहले की कितनी थी C1 अपॉन बाद का टाइम कितना है T2 माइनस T1, इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ठीक है। किसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकता हूँ ये, मैं अगर ये रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ मैंने प्लॉट किसके लिए किया है, रिएक्टेंट के लिए किया है, तो रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो इसलिए माइनस का साइन यूज करेंगे हमेशा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। अगर यही टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ खींचूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका अगर मैं ग्राफ क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लो शुरुआत के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी C1,
बाद की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई C2, पहले का टाइम कितना था T1, बाद का टाइम कितना हो गया T2। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कितना है शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन C1, बाद का कितना है C2, तो C2 माइनस C1 अपॉन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। R इक्वल टू क्या आएगा प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ये किसके लिए आता है प्रोडक्ट के लिए आता है। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा साइन माइनस का आ जाएगा। ग्राफ में देखो ये क्या, ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, और यहाँ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है टाइम के साथ कम होती जाती है। ठीक है, और यही होता है जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट तो कम होता जाता है और प्रोडक्ट क्या होता जाता है बनता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूं है ना, तो ये डेल्टा सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किसकी रिएक्टेंट की, तो मैं रेट इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू डिक्रीज, और यहां मैं क्या बोल सकता हूँ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए अगर रेट लिखूंगा तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब टाइम टेकन टू इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इसलिए नेगेटिव का साइन यूज करना है, और टाइम के साथ में प्रोडक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि बनता जाएगा, इसलिए उसके लिए कैसा साइन यूज करना है पॉजिटिव का साइन यूज करना है। ठीक है, दोनों ग्राफ्स को अगर मैं एक साथ बनाऊं तो दोनों ग्राफ को अगर एक साथ बनाता हूं तो कुछ कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा ना, ये तो किसके लिए है दिस इज फॉर प्रोडक्ट, ये ग्राफ किसके लिए है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, लाइनें थोड़ी सीधी खींचते हैं, ये वाला ग्राफ है प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं ऐसा खींचना चाहूँ तो अब अपने को देखना है कौन सा ग्राफ किसके लिए आएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ की लाइन आपके लिए ये आ रही है, ठीक है, और एक आपके लिए लाइन कौन सी आ रही है ये आ रही है। ठीक है ना, तो ये वाला ग्राफ होगा आपके लिए फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। इधर तो मैं क्या ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम के साथ में प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और रिएक्टेंट क्या होता जाएगा कम होता जाएगा और रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं दोनों ग्राफ को एक साथ लिखूं तो कुछ इस तरह से अपने को ग्राफ मिल जाएगा। अब हम अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट, तो रेट की यूनिट की बात करते हैं तो देखो रेट का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था आर इक्वल टू लिखा था आर इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो आर इक्वल टू डेल्टा सी, सी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, तो मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है सेकेंड। ठीक है, तो रेट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलो ये अपना क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट की। ठीक है, बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेट। तो टाइप्स ऑफ रेट के अंदर हम दो टाइप के रेट पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एवरेज रेट और एक हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना, ये क्या चीज होती है देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। एवरेज रेट जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है ना, कभी रिएक्शन की रेट कम है कभी रिएक्शन की रेट क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एक क्या आ रही है एवरेज, उसका हम लेते हैं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए टाइम इंटरवल। ठीक है ना, एक जैसे मान लो आप कोई रिएक्शन आपने स्टार्ट करवाई, ठीक है, और आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की और रिएक्शन भी स्टार्ट किया। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड में उसकी कुछ रेट होगी, सेकंड सेकंड में भी उसकी रेट होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके मान लो 1 मिनट तक
कभी उसकी रेट बढ़ती है, कभी उसकी कम होती है, कभी उसकी फिर बढ़ जाती है ना। इस तरीके से आपकी हर एक सेकंड में क्या आएगी, रेट मान लो उसकी अलग लगाती है। तो आप क्या करोगे, आप उसका एवरेज निकालोगे, पूरा 1 मिनट के अंदर रेट क्या है ना। तो वो जो एवरेज रेट होगी उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या करते हैं अपन, अपन करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है ना। और टाइम नहीं, टाइम इंटरवल करेंगे। ठीक है। तो जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अगर मैं देखूं, है ना, तो अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो डेल्टा सी इक्वल टू, सॉरी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। जो ग्राफ आएंगे वो पहले के जैसे ही आएंगे। ठीक है ना। चलो फिर देखो, अगर मैं बात करता हूँ रिएक्टेंट के लिए तो साइन माइनस का आएगा, और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है। तो ये डेल्टा सी अगर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की हो सकती है, तो रिएक्टेंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं आर लिख दूंगा। ठीक है। इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, R2 की, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, R1 की, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एवरेज, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर यही रेट आप किसके रेस्पेक्ट में बोलना चाहो, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बोलना चाहो, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, मतलब डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाई क्या, टाइम, डेल्टा टी। आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अपने को पता है रिएक्टेंट कम होता जाता है। प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टाइम T2 माइनस T1। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है। R1 क्या है यहाँ पे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। P1 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और P2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं दोनों ही। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स की। ठीक है ना। तो ग्राफ्स वैसे ही आएंगे जैसे मान लो आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है, आपने ये ग्राफ किसके लिए लिया है, ये ग्राफ लिया आपने रिएक्टेंट के लिए, ये ग्राफ ले लेते हैं हम किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। ग्राफ मान लो आपका आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। किसके लिए आएगा, इधर ले लेते हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टाइम टी, इधर भी क्या आएगा, टाइम टी। ठीक है ना। प्रोडक्ट के लिए हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ती है तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है। मान लो शुरुआत के अंदर ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन R1, इस पॉइंट पे क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन R2, इस पॉइंट पे टाइम क्या है, T1, इस पॉइंट पे टाइम क्या है, T2। तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, आपका एवरेज रेट आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो मान लो शुरुआत के अंदर ये इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, P1 प्रोडक्ट की, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, P2। तो P1 के रेस्पेक्ट में टाइम कितना है, T1, और P2 के रेस्पेक्ट में टाइम कितना है, T2। तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, एज रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। चलो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इसके अंदर, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या चीज होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना। देखो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आप चेक करो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। जैसे देखो
मैंने एक ग्राफ ले रखा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ग्राफ लेता हूँ, ये वाला मेरे पास में ये कोई ग्राफ है, ठीक है। मैं फॉर रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, फॉर रिएक्टेंट के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो रिएक्टेंट के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हमें पता है रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है ना। तो आप क्या करो, इस लाइन के ऊपर आप कोई दो डॉट ले लो ना, 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। और 2 पॉइंट, आप जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के ऊपर आप क्या खींच दो, एक टेंजेंट खींच दो, ठीक है ना। इधर तो आपने क्या ले रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रखा है, इधर आपने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। इधर टाइम हो गया, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब आपको क्या खींचना है, एक टेंजेंट। तो ये आप उसको क्या खींच दो, टेंजेंट खींच दो, ठीक है। ये आपने टेंजेंट खींच दी इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 पॉइंट रखो कोई भी, इसको इधर मिलाओ, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और किधर मिलाओ, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टाइम इंटरवल होगा ये डेल्टा टी हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, ये टाइम इंटरवल हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है। डी आर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगी, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, अगर रिएक्टेंट के लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। समझ आ गई कितनी इतनी बात, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर इंस्टेंटेनियस का, क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कुछ नहीं करना होता है, जिस पॉइंट पे आपको रेट निकालना होता है वहां पे क्या खींच दो, ग्राफ के ऊपर टेंजेंट खींच दो, फिर दो डॉट लो, दोनों डॉट से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या डालने हैं, हाइपोटेन्यूस, ये डालोगे आप परपेंडिकुलर। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपको डेल डी आर और डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये एवरेज रेट के जैसा ही है, ठीक है। बट यहाँ हम क्या कर देते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देते हैं। तो जब टाइम इंटरवल होता है तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, और जब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। चलो, अगर हम यही बात किसके लिए करते हैं, प्रोडक्ट के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के लिए भी हम क्या कर देंगे, सेम ही कर देंगे। जैसे मान लो अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हम ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यू आर किसके ले रहे हैं, ऊपर देखो हमने फॉर रिएक्टेंट लिया था, अब हम किसके लिए लिख देते हैं, फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कैसा आता है, अपने को पता है कि टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है ना। इधर तो आपने क्या ले रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलो, और इधर आपने क्या ले रखी है, इधर आपने ले रखा है टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन निकालेंगे तो ये क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, फिर इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लो। इन पॉइंट की से एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर क्या डालोगे, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, डी टी, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, डी पी। तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, देखो रिएक्टेंट में हमने माइनस लिखा था, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस, और क्या लिख देंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका आर इंस्टेंटेनियस फॉर प्रोडक्ट। ये क्या था आपका, आर इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, इनको डिफाइन कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन
relation between rate of reaction and stoichiometry। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है ना, मैंने कोई रिएक्शन लिया इस टाइप से, ए प्लस बी चेंज होके बना रहा है आपका सी प्लस डी। ठीक है, तो आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल, क्या लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन मान लो हो गया डेल्टा टी। ठीक है, तो आर एवरेज लिखने के लिए अपने को पता है क्या करना है, आर एवरेज लिखने के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, भाई रेट ऑफ रिएक्शन यही तो होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में आप रेट लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगी, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एवरेज रेट लिख रहे हैं, एवरेज रेट में डेल लगता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट में क्या लगता है, डी लगता है। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, ये साइन किसका होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है ना, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये डेल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, और एक तो रिप्रेजेंट कर ही देगा, ए के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारा हो गया इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डेल मतलब चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और ए का मतलब ए, तो इसका मतलब हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, किसके लिए, ए के लिए। अगर आप ये बी के लिए लिखना चाहते हो तो बी के लिए लिखना चाहोगे तो क्या होगा, यही माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि बी भी क्या है आपका, बी भी क्या है आपका रिएक्टेंट, फिर क्या आया डेल, ये डेल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चेंज को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। अगर ये आप सी के लिए लिखना चाहते हो तो सी के लिए रेट क्या होगा, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल टी, फिर ये वापस क्या चेंज का साइन आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय किसका, डेल्टा टी। तो ये क्या आ गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई एवरेज की। अगर आप यही किसको लिखना चाहते हो, इंस्टेंटेनियस को लिखना चाहते हो, किसको, इंस्टेंटेनियस को, तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, माइनस डेल की जगह क्या आता है इंस्टेंटेनियस में, डी आता है, क्या आता है, डी बाई डी टी, और चेंज तो करना ही है आपको किसका, ए की कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ गया इक्वल टू, फिर देखो क्या लगा हुआ है, माइनस डी बाई डी टी, ये बी के रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्लस ही लिखेंगे, डी बाई डी टी क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, फिर क्या आ जाएगा चेंज इन, तो डी बाई डी टी चेंज को बता रहा है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके ए प्लस बी चेंज होकर बना रहा है सी प्लस डी के लिए क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज भी लिख दिया अपन ने और इंस्टेंटेनियस भी लिख दिया है। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ तो सबके कोफिशिएंट कोफिशिएंट ये होते हैं, ए के आगे देखो वन ही है, बी के आगे भी वन है, सी के आगे वन है, डी के आगे भी वन है ना। तो यहाँ पे ए बी सी डी सबके कोफिशिएंट कितने हैं, वन वन आ रहे हैं, है ना, इनके आगे कुछ नहीं लिखा आ रहा है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए तो प्लस बी बी, तो ए का कोफिशिएंट ए हो गया, बी का कोफिशिएंट बी हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होते हैं, है ना, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर क्या बताए हुए हों, अगर आपको रिएक्शन कुछ इस टाइप की दे, है ना, सेकंड रिएक्शन लिखता हूँ, सेकंड रिएक्शन मान लो आपको इस टाइप की दी, ए प्लस बी बी चेंज होके बना रहा है सी प्लस डी सी। ठीक है, तो आर एवरेज लिखना चाहूंगा तो एवरेज कैसे लिखूंगा, देखो जो कोफिशिएंट होता है ना वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, माइनस का साइन तो लगाएंगे ही क्योंकि रिएक्टेंट है, तो वन अपॉन ए,
चेंज करना आपको, तो चेंज के लिए ये साइन लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये साइन लगाएंगे, ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, टाइम इंटरवल, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा, -1/b आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब चेंज लगाना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो ये लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, यही तो होती है रेट की डेफिनेशन। फिर क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा, 1/c चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। फिर क्या आएगा, प्लस का 1/d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जब क्या हो, कोफिशिएंट्स लगे हुए हों। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे इसके अंदर, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा भाई, इसी के लिए लिखना चाहेंगे तो कोफिशिएंट तो चलाया जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, डी लगाएंगे अब की बार, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में डी लगता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल नहीं लगेगा अब की बार लगेगा डी टी, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया है, -1/b क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू वापस क्या आएगा, प्लस का 1/c, डेल की जगह क्या आ जाएगा डी, ये डी भी चेंज को ही बताता है बट ये चेंज बहुत छोटा है। ठीक है ना, और डेल टी की जगह क्या आ जाएगा, चेंज बहुत छोटा है तो डी टी आ जाएगा, प्लस 1/d क्या आ जाएगा, डी डी अपॉन डी टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों एग्जाम्पल, जब आपके पास में क्या हो, जब आपके पास में कोफिशिएंट हो और कोफिशिएंट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो, अब जो एक और छोटा सा पॉइंट है वो हम कर लेते हैं, इनिशियल रेट। इसके लिए क्या कर लेते हैं, इनिशियल रेट। ये इनिशियल रेट क्या होती है, तो इनिशियल रेट देखो हम बात करेंगे, अब देखो ये इनिशियल रेट क्या है, क्या होता है कि जब आपका टाइम कितना है, जीरो है, ठीक है ना, जब टी इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, जैसे देखो आपने ये कोई ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, आपने कोई ग्राफ लोड किया हुआ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, इधर तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर आपने क्या ले रखा है, टाइम, ये ले रखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में आप जब ग्राफ खींचते हो, ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो कहाँ है भाई, यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है, टाइम, तो t इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना। इस टाइम देखो रेट कितनी है, ये, तो यहाँ आप क्या खींचोगे, एक टेंजेंट खींचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो t इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी ना। तो t इक्वल टू जीरो पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसी को क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, एट टाइम t इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, एट टाइम t इक्वल टू जीरो द rate of reaction, the rate of reaction is called
इज कॉल्ड इनिशियल रेट। क्या बोल देते हैं? इज कॉल्ड इनिशियल रेट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है वो लिखते हैं और उसके बाद अपन बाकी का काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, राइट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेट। राइट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला बताना है अपने को। तो ये देखो क्या होगा, जैसे आपको ये दे रखा है, फर्स्ट इस रिएक्शन के लिए बताना है। ठीक है ना, 5Br माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस एक्वस चेंज होके क्या बना रहा है, 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, ये आपके लिए कोई रिएक्शन है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, एवरेज रेट लिखना है। तो एवरेज रेट के लिए क्या लिखोगे, आर एवरेज इक्वल टू, देखो पी आर है, रिएक्टेंट है, तो इसके लिए माइनस का साइन लगेगा, और मैंने बताया कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 1/5। एवरेज के लिए आप क्या लगाते हो, चेंज का साइन डेल लगाते हो, है ना, तो ये लगाया डेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर, क्योंकि जो रेट का डेफिनेशन ही तो यही होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बी के रेस्पेक्ट में हम बी आर के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा, इसके कोफिशिएंट तो चला गया किसमें, डिनोमिनेटर में, फिर लगाया चेंज का साइन, फिर लगाया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर। ठीक है, तो 1 - 1/5 डेल बी आर अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे BrO3 के लिए। अब देखो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई नीचे नहीं जाएगा, लेकिन चेंज का साइन लगाना है, चेंज, ये लगाया चेंज का साइन, फिर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई क्या, टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी, यही डेफिनेशन होती है। फिर H के लिए लगाएंगे तो वापिस 1 माइनस का, अब 6 नीचे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, वापिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, तो ये हो गया चेंज डेल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, अब Br2 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो Br2 तो प्रोडक्ट है ना, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में हो जाएगा आपका 1/3 प्लस का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन इक्वल टू, वापस क्या जाएगा, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड देखो, एक एग्जांपल और अपने पास में है, वो क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है सेकंड, ये एग्जांपल है अपने पास में 2HI, ये चेंज होके क्या बना रहा है, ये बना रहा है H2 प्लस I2, इस रिएक्शन के लिए लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 है, कोफिशिएंट है, वो जाएगा किसमें, डिनोमिनेटर में, रिएक्टेंट है तो साइन क्या आएगा, -1/2 चेंज, तो ये साइन लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन तो ये साइन लगाया HI, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है HI की, अपॉन डेल्टा टी, ये किसके लिए हो गया, HI के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इक्वल टू H2 के केस में तो कोई है ही नहीं कोफिशिएंट, तो सीधा ही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। I2 के केस में क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन में क्या जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बुक के अंदर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं पहले, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है, आर चेंज होके क्या बना रहा है, पी बना रहा है।
मतलब ऐसा कुछ है, आर चेंज होके बना रहा है आपका पी, ठीक है ना। तो आर चेंज होके जब पी बना रहा है तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है कितनी, 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, और टाइम कितना दे रखा है, इन 25 मिनट्स, ठीक है। चलो फिर लिखा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो अपन देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या होता है, आर एवरेज इक्वल टू होता है, रिएक्टेंट के लिखेंगे तो माइनस का आएगा, डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, यही होता है। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो होगा ना आर टू माइनस आर वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मतलब क्या होगा, टी टू माइनस टी वन। तो अपने को आर टू आर वन टी टू और टी वन की क्या है वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो चलो इसकी निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में देखो क्या क्या दिया हुआ है, आर वन देखो दिया हुआ है, आर वन आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन है आर वन रिएक्टेंट की, तो लिखा है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर, तो शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.03 मोलर से कितनी होती जा रही है 0.02 मोलर हो रही है, मतलब शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.03 मोलर। फिर R2 कितना दिया हुआ है, R2 आपका कितना है 0.02 मोलर, ठीक है। तो आपको R1 R2 पता चल गए। T2 T1 देखो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस टाइम क्या होगा, टाइम इन कितना मानेंगे, T1 रिएक्शन स्टार्ट होती है मतलब उसको हम बोलेंगे कितना 0 मिनट मानेंगे, कितना मानेंगे 0 मिनट, और बाद का कितना दे रखा है 25, ठीक है ना। तो ये आपका T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा आपका, T1 इक्वल टू हो जाएगा 0 मिनट, एंड T2 कितना हो जाएगा आपका 25 मिनट, हो गया बिल्कुल। अब वैल्यूज ही तो रखनी है ना। तो अगर मैं T2 माइनस T1 लिखता हूँ, इधर कैपिटल से नहीं लिख रहे हैं, हम स्मॉल से लिख रहे हैं, तो इधर भी स्मॉल ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 0, इट मीन्स कितना आ गया, डेल्टा टी कितना आ गया आपका 25 मिनट। तो देखो माइनस R2 कितना है भाई, R2 आपका दे रखा है कितना 0.02 माइनस 0.03, R1 03 दे रखा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस का वो माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, सिंपल था। अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा, प्लस का 0.01 अपॉन 25, ठीक है। यूनिट क्या होगी, अब इसको मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 4, और ये पॉइंट अगर आप हटाते हो तो वापस 0 आएंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, और टाइम आपने मिनट में लिया था तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आप आ गया आपका किसका अंदर, मिनट के अंदर, ठीक है। तो आर एवरेज अब आप किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो इन सेकंड्स, तो इन सेकंड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आर एवरेज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स था। अब आपको पता है कि जो मिनट है ना, वो नीचे जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मिनट इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय मिनट, ऊपर मिनट इनवर्स में था तो नीचे आते पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो इस मिनट की जगह 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड होता है ना, तो मैं इसकी जगह 60 सेकंड भी तो लिख सकता हूँ, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकंड, ठीक है। अब 60 को मैं डिवाइड अगर करता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। और इसको मैं फर्दर डिवाइड करके लिखूं तो ये आ जाएगा 2/3, सोल्व कर लेना, 2/3 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। और साथ में क्या जाएगा मोल
लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। फिर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब 12th के बच्चे हो तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये तो सोल्व कर ही लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ रिएक्शन, ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन 2A चेंज हो गया, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। दी concentration of A decreases from कहाँ से, 0.5 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को मोल लीटर इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है। मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन कितना, इन 10 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, दिस टाइम इंटरवल। ये क्वेश्चन है अपना, है ना। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, क्या रिएक्शन दी हुई है, 2A चेंज हो गया, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, यानी A की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस, कहां से, 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर में। और टाइम इंटरवल कितना दिया है, 10 मिनट के लिए दिया है। तो आपको क्या करना है, रेट निकालना है। तो भाई रेट निकालना है तो रेट के लिए फॉर्मूला होता है, आर एवरेज निकाल देते हैं, इक्वल टू, भाई रिएक्टेंट का ही दिया हुआ आपको, है ना, इंफॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो देखो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन आता है, कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो चेंज के लिए साइन लगाया, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये साइन लगाया, ए मतलब ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डेल्टा टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2, इसको ऐसे लिख दूं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1, यही तो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितने से, 0.5 से चेंज हो रही है ना। तो शुरुआत में 0.5 थी, बाद की कितनी है, 0.4। तो A2 कितना हो गया, 0.4। तो A2 की जगह आ गया 0.4 माइनस ये कितना आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है, 10 मिनट्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू -1/2 इंटू में कितना आ जाएगा, माइनस का 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, 10, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके कितने, प्लस। तो ये हो गया आपका 0.1/20, ठीक है। मैं ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, देखो ये पॉइंट हटाया तो ये 0 आया, ठीक है ना। तो मैं ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, इसको ऐसे लिख दें, 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, आर एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। टाइम किस में रखा था, मिनट में, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही कर लेते हैं, बाकी का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इतना ही करते हैं आज, बाकी का नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, वीडियो को थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करें, और वीडियो देखते हो तो उसको पहले लाइक कर दिया करो, फिर स्टार्ट कर लिया करो देखना, ठीक है। तो ये छोटा सा काम कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर।